हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अर्चना लव स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा का 143 भाग। अभिलाष के मुंह से यह बात सुनकर कि उसकी शादी का कोई प्रमाण नहीं है, प्राची बिल्कुल हैरान रह गई थी। सीधी सीधी बात कह रहा हूँ, तुम्हारी शादी इंडिया में हुई थी। वहाँ के रीति रिवाज के अनुसार उसका कोई मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बना था। अभिलाष ने प्राची की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि प्राची को इस बारे में जानकारी है या नहीं। प्राची ने इनकार में सर हिलाया। अपना पासपोर्ट चेक तो चेक करना चाहिए था ना यार, या वह भी मोहित के हाथ में ही दे दिया था? अभिलाष ने कुछ तीखे पूछा, पर इस बार प्राची को उसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। देने और न देने की बात तब होती जब वह पासपोर्ट मेरे हाथ में आया भी होता। मेरी शादी के 2 साल बाद मोहित खुद मेरा पासपोर्ट लेकर इंडिया आया था और उसी के साथ मैं इटली आई। अपनी लाइफ में पहली बार विदेश आ रही थी। यहाँ की इमिग्रेशन और माइग्रेशन विभाग के काम मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, तो जो भी करना था मोहित ने ही किया। मैं तो बस चुपचाप उसके साथ चली आई और यहाँ आने के बाद भी पासपोर्ट उसी के पास था। मैंने जब कभी उसे मांगना चाहा, वह कई तरह के बहाने बना देता। कभी कहता कि रोम में रखा है, तो कभी कहता है कि दूतावास में जमा है। मैं समझ गई थी ये मुझे देना नहीं चाहता, क्योंकि उसे भरोसा नहीं है कि मैं इसके साथ रहूंगी। यहाँ तक कि जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तो मैं उसके सामने हाथ जोड़कर रोई और गिंगड़ाई भी थी कि मुझे मेरा पासपोर्ट दे दे, मुझे इंडिया जाना है। पर उसका दिल नहीं पिघला था। प्राची बोलते बोलते उदास हो गई थी। समझ सकता हूँ मैं, वह अगर तुम्हें पासपोर्ट दे देता तो उसका सारा भेद ही खुल जाता, तो फिर वह ऐसा काम ही क्यों करता? अभिलाष ने कहा। मतलब? कौन सा भेद? मुझे उसे वक्त पता चल गया था कि मोहित सही इंसान नहीं है, पर यह तो नहीं पता था ना कि मोहित ने तुम्हारे साथ कितना गहरा खेल खेला है। ये पता था क्या? मोहित तुम्हें यहाँ पर अपने पापा की बिजनेस पार्टनर के रूप में लेकर आया था और तुम्हारा वर्क परमिट पर पासपोर्ट लिया था और उसी का वीज़ा हर 1 साल रिन्यू करवाता था। सच बात तो यह है प्राची कि उसने तुमसे कभी शादी ही नहीं की, तुम्हारी शादी केवल एक धोखा थी। क्या बोल रहे हो तुम? प्राची अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। हाँ, तुम्हारी शादी केवल एक धोखा थी, जिसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं, ना ही इंडिया में और ना ही इटली में। वह तुमसे अपनी शादी को इटली में कानूनी मान्यता भी नहीं दे सकता था, क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से करीब 8 साल पहले ही शादी कर ली है। अभिलाष ने प्राची के ऊपर जैसे दूसरा बम फोड़ा था। प्राची की आंखें हैरत से बड़ी हो गई थीं और मुंह खुल गया था। प्राची के ऊपर तो जैसे आसमान टूट कर गिरा था। जिस शादी को बचाने की उसने अपनी आहुति देकर कोशिश की थी, वह शादी नहीं, धोखा थी। हम सज़ा में कमी करें भी तो कैसे? आपने अपने जुल्मों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आपने मोहब्बत को हमेशा दौलत से देखा। हम वो थे जो दौलत को भी मोहब्बत से देखते थे। ये अभिलाष और उसकी शायरी न जगह देखती है न मौका, बस हालत और सिचुएशन के हिसाब से बन जाती है। प्राची ने परेशान नज़रों से उसकी तरफ देखा। चिंता मत करो, इस चीज़ का भी तो तुम्हें फ़ायदा ही मिला। तुम अभी भी इंडिया की नागरिक हो और इसी कारण इंडियन एम्बेसी ने तुम्हारे लिए स्टेप लिया। मैंने एम्बेसी से यह कहा कि तुम्हें जानबूझकर यहाँ फंसाने के लिए लाया गया है, जबकि तुम्हें यहाँ इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं। और जब एम्बेसी वालों ने तुमसे सवाल किए तो तुमने भी यही कहा कि मैं मोहित से शादी करके यहाँ पर आई हूँ। और मोहित क्या करता है, क्या नहीं, वह मुझे नहीं बताता। एम्बेसी वाले समझ गए कि तुम अभी तक धोखे में ही जी रही हो। अभिलाष से प्राची के जिंदगी के वह पहलू भी जान चुका था, जिससे कि खुद प्राची भी अनभिज्ञ थी। अब रही बात आरुष के कस्टडी की, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम फंस रही है। तुम्हारा नाम से सरोगेसी के पेपर है, जिस पर तुम्हारे सिग्नेचर है। वैसे तो मैंने आरुष को फार्म हाउस के रेड के दौरान ही मिसिंग बता दिया है, ताकि उसे तुम्हारे साथ रखा जा सके, लेकिन मोहित अगर जेल से निकला तो वह अपने बच्चे पर अपना दावा दे सकता है। तुम या मैं उसे कब तक छुपा सकते हैं? एक पूरे बच्चे का अस्तित्व हम नहीं खत्म कर सकते हैं, और ऐसे में हमारे ऊपर चार्ज बन जाएंगे। अभिलाष अपने हाथों की उंगलियों की तरफ देख रहा था। अरे ऐसे कैसे? आरुष केवल मेरा बेटा है। प्राची चिल्लाते हुए उठकर खड़ी हुई। बार बार उठकर खड़ी क्या हो जाती हो? चुपचाप बैठ जाओ और ध्यान से मेरी बात सुनो। ये बात तुम कह रही हो, लेकिन इसको तुम कोर्ट में साबित नहीं कर सकती, और उसको तुम्हारे पास रखने के मेरे पास 2 ही रास्ते हैं। या तो उस रेड के दौरान हमें साबित कर दे कि हमें कोई बच्चा नहीं मिला, या फिर उसकी डेथ हो चुकी है, तो फिर यह चैप्टर ही बंद हो जाएगा, या फिर मोहित बच्चे पर अपना दावा छोड़ दें।
पहले ही बताया कि पहले रास्ता बहुत बेकार है और दूसरे रास्ते की संभावना कम है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, पहला रास्ता ठीक नहीं है। प्लीज तुम दूसरा रास्ता ट्राई करो ना, मेरे लिए करो। प्राची अपनी जगह से उठकर अभिलाष के पैरों के पास आकर बैठ गई थी। अभिलाष ने बेहद दुख और अफसोस से उसकी तरफ देखा। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अभिलाष को उस पर दया भी आई और गुस्सा भी। पागल हो गई हो क्या तुम? यहाँ आकर बैठो। अभिलाष ने उसे उठाया और अपने बगल में बराबर सोफे पर बिठाया। प्लीज अभिलाष, मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, तुम जो चाहते हो वह कर लेते हो। एक बार सिर्फ मेरे लिए ये कर दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये पॉसिबल कैसे है प्राची? और बात यहाँ एहसान की नहीं है, मैं सच में आरुष के लिए कुछ करना चाहता हूँ, पर इसके लिए हमें मोहित पर दबाव बनाना पड़ेगा कि वह खुद उसकी कस्टडी छोड़ दे। पर मोहित पर दबाव बनाने के लिए उसकी कोई कमजोर कड़ी हमारे हाथ में होनी चाहिए। मोहित ने बहुत समझदारी के साथ दांव खेला है, हम ज्यादा दिन तक अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि उसका गुनाह कोई ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा। अभिलाष परेशान होते हुए बोला। मतलब? प्राची तो हकदक अभिलाष के चेहरे की तरफ देखते रह गई। मोहित ने उसके साथ जानवरों से गया गुजरा व्यवहार किया था और अभिलाष कह रहा था कि उसका कहीं अपराध दिखाई नहीं दे रहा। मतलब यह कि मैं तुम्हारे साथ हुए अपराधों की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनल स्मगलिंग केस की बात कर रहा हूँ। मोहित को जिस केस में मैंने पकड़ा है उसमें गोल्ड से लेकर ह्यूमन स्मगलिंग के भी चार्ज लगे हैं, छोटे बच्चे और उनके ऑर्गन्स के भी चार्ज लगे हैं। अगर इसमें मोहित अंदर जाता है तो काफ़ी लंबा अंदर जाएगा। ये कि अगर हम कोर्ट में ये साबित कर दे तब मोहित वोल्कानो के साथ सीधे पार्टनरशिप में था। अभिलाष प्राची को अपनी प्रॉब्लम समझा रहा था। तो मोहित का केस काफ़ी तगड़ा बनेगा? अभिलाष की बात को समझते हुए प्राची ने पूछा। हाँ, तो मोहित का केस इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाएगा और बच्चे की कस्टडी सीधे इंटरनेशनल कोर्ट से तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे ससुर जी ने भी अपनी अब संपत्ति में से जो हिस्सा तुम्हें दिया है वह अपना बिजनेस पार्टनर बनकर ही दिया है, और तुम्हारे दादा ससुर इंडिया में जो संपत्ति तुम्हारा नाम लिखी है वह अपनी बेटी बनाकर लिखी है। कहीं भी कुछ ऐसा साबित नहीं हो रहा है कि मोहित ने तुमसे शादी की थी, जो मैं यहाँ के कोर्ट में भी डाइवोर्स केस फाइल करके बच्चे की कस्टडी तुमको दिलवा सकूं। ऐसे में हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा हुआ है कि किसी तरह से भी हम यह साबित करते कि मोहित एक इंटरनेशनल स्मगलर है, लेकिन फिर बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि मोहित के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है। अभिलाष ने प्राची के मैटर पर बहुत स्टडी की थी और वह अब प्राची को उसे समझा रहा था। अरे ऐसे कैसे नहीं है, मोहित के खिलाफ बहुत तगड़े सबूत मेरे पास है, प्राची ने कहा। क्या बोल रही हो तुम? अभिलाष ने कुछ उपहास के साथ प्राची की तरफ देखा, जैसे कि उसकी बात पर भरोसा न कर पा रहा है। हाँ, इतने दिनों तक मैं मोहित के साथ रहकर यही सब तो ढूंढा है ताकि इस दलदल से निकाल सकूं। मैंने कई बार पुलिस की मदद लेनी भी चाहिए, लेकिन इतालवी पुलिस कभी भी मेरी मदद को तैयार नहीं हुई। अंत हार कर मुझे यहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर और उसको उन्हें सपने को तैयार नहीं हूँ। प्राची बोल रही थी और अभिलाष उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी नज़रों में कुछ बेयकीनी सी थी। मेरी बात पर तुमको भरोसा नहीं हो रहा ना, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मोहित और वोल्कानो की कई कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई है और कई बार दोनों आमने सामने मिलकर भी बात किए हैं। मोहित को वोल्कानो पर पहले भी ज्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए वह इन सारे मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग रखता था। वह रिकॉर्डिंग मेरे पास है। इसके अलावा कई डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिस पर दोनों के सिग्नेचर हैं, प्राची ने बताया। कहाँ है वह रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंट्स? अभिलाष ने उत्सुकता से पूछा। सिर्फ यही एक रिकॉर्डिंग उसके सारे प्रॉब्लम को एक ही चुटकी में सॉल्व कर सकती थी। मेरे बैग में, वह बैग जो मैं घर से लेकर गई थी ना, उसमें मेरे गहने थे और उन्हें में मैंने सीडी और पेन ड्राइव रखे हैं, प्राची ने बताया। पर तुम्हारा बैग कहाँ है? अभिलाष को अच्छी तरह से याद था कि प्राची अपने घर से निकलने से पहले एक बड़ा सा बैग लेकर निकली थी, पर जब वह वापस आई तो उसके साथ उसका बैग नहीं था। मेरा बैग उसके फार्म हाउस में ही रह गया है। अगर किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की हो तो सब कुछ मिल जाएगा। उसमें वोल्कानो के खिलाफ भी बहुत सारे सबूत हैं, प्राची बोली। ठीक है, मैं पता करवाता हूँ कि उन लोगों को तुम्हारा बैग वहाँ फार्म हाउस में मिला है कि नहीं, और अगर उन लोगों ने वहाँ से तुम्हारा बैग नहीं उठाया हो तो कल हम खुद वहाँ जाकर तुम्हारा बैग लेकर आएंगे। आरुष को मोहित को देने के पक्ष में तो मैं भी नहीं हूँ, उसके लिए तो जेल की सलाखें ही उसकी सही जगह है। प्राची और अभिलाष अभी बातें ही कर रहे थे, तब तक आरुष के रोने की आवाज़ उसके कमरे से आई। प्राची दौड़कर उसके पास आई।
मेरा राजा बेटा जाग गया क्या? प्राची ने उसे गोद में उठाया। आरुष ने इधर उधर देखा, लेकिन फिर प्राची ने उसे थपकियां देकर सुलाना चाहा, लेकिन वह बार बार अपना सर ऊपर उठा रहा था। शायद उसकी नींद पूरी हो चुकी थी। अब वह बाहर खेलने के मूड में था। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां, और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।